महफूज सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज। ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया। सुशील मोदी की अध्यक्षता में करेंगे। सिंध सरकार में शामिल एनसीपी के मंत्रियों की बैठक शुरू। सुबह से अजित पवार के घर पे लगा जमावड़ा। भावनगर की तलाजा में नदी में गिरी कार, एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, महाराष्ट्र का सीएम बदलने जा रहा है। शिंदे कुछ दिनों के मेहमान हैं। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टली। आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे पार्टी मीटिंग। दिल्ली एनसीआर में 8 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। आईएसआईएस को लेकर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। राज्य में 5 जगहों पर की छापेमारी। मंत्री हाउस के ऊपर उड़ता दिखाई दिया ड्रोन, मामले की जांच में जुड़ी पुलिस। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी आज मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे, जिसमें 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उन पर विचार होगा। इस बैठक से 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज करा दिया था। उन्होंने पूछा, यूसीसी के तहत क्या यूनिफॉर्म करने की कोशिश हो रही है? अनुच्छेद 23 के तहत परंपराएं ही कानून है। सरकार को बताना चाहिए कि क्या सिर्फ हिंदुओं पर लागू होने वाला HUF हटा दिया जाएगा। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर सरकार क्या सामान करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूसीसी के एग्जीक्यूशन पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समय की मांग है, सभी पार्टियां एकजुट होकर इसे कानूनी जामा पहनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 बार अलग अलग फैसले को यूसीसी को लाने की बात कही है। सिब्बल अल्पसंख्यकों के लिए किए गए विकास कार्यों को भूल गए हैं। मोदी सरकार जितना काम किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है कि यूसीसी के लिए सभी दलों के नेता समर्थन करेंगे। यूसीसी पे छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से मानसून सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है, जो 11 अगस्त तक चलेगा। अजित पवार और उनके समर्थक विधायक के सिंध सरकार में शामिल होने की वजह से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोग अब यह देखना चाहते हैं कि शरद पवार इस मामले पर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं। अजित पवार के सिंध सरकार में शामिल होने से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है और उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद मिला है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी के 9 सदस्यों ने राष्ट्रीय और राज्य अध्यक्ष की जानकारी दिए बिना शपथ ली है। उनकी ये भूमिका गैर कानूनी है। शरद पवार को अंधेरे में रखकर ये कदम उन्होंने उठाया। एनसीपी की राय अनुशासन कमेटी ने उनके इस कदम पर अपात्रता पिटीशन को विधानसभा अध्यक्ष के पास हार्ड कॉपी और मेल के जरिए भेजा। ईमेल और व्हाट्सएप पर ये अपात्रता पिटीशन भेजी गई। भावनगर के तलाजा में कार के नदी में गिर जाने से उसमें सवार 5 लोग नदी में डूबने लगे। नदी में बहाव तेज था, मगर गनीमत रही कि कार बहाव के बीच फंस गई। इससे लोगों ने 5 को बाहर निकाला, लेकिन उसमें से 3 की हालत गंभीर देखकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुजरात के भावनगर के तलाजा के पास तेज रफ्तार कार एक नदी में गिर गई। उसमें सवार 5 लोग नदी में डूबने लगे। गनीमत रही कि कार बहाव में एक जगह फंस गई। इससे 2 लोगों को बचा लिया गया।
जबकि 3 अन्य लोग गंभीर स्थिति में बाहर निकाले गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसमें एक बच्चा और 2 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग कार से तलाजा तालुके के पाथवी गांव में रहने वाले थे। 5 लोग दादा के दर्शन के लिए कमरौल गांव गए थे। रास्ते में कार का नियंत्रण अचानक बिगड़ गया और वह नदी में जा समाई। इसके बाद लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। कार बहाव में एक जगह फंस गई। इससे 5 लोगों को निकाल तो लिया, मगर उसमें से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच सके। अन्य 3 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक बच्ची समेत 2 महिलाओं को मृत घोषित किया। इसके बाद उनका शव पोस्टमार्टम के लिए तलाजा के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। कार गिरने की सूचना पर स्थानीय लोग मदद से आगे रहे। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सभी की मदद से कार सवारों को बाहर निकाला गया, मगर उनमें से 3 लोगों की हालत तो अति गंभीर देखकर अस्पताल ले जाया गया, मगर उनकी जिंदगी तब तक मौत में ही हार गई थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। इससे मृतकों के परिवार में हड़कंप मच गया है। संजय राउत का बड़ा दावा, महाराष्ट्र का सीएम बदलने जा रहा, शिंदे कुछ दिनों के मेहमान है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का सीएम बदलने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का सीएम बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के मेहमान हैं। राउत ने कहा, आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरु बाला साहब ठाकरे हैं। हमारे गुरु ने हमें श्रद्धा सिखाई है। कुछ लोगों के गुरु शरद पवार हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ गद्दारी की। एक तरफ बस दुर्घटना हुई और एक तरफ लोगों की चिता जल रही थी, दूसरी तरफ ये शपथ ले रहे थे। कल का दिन राजनीतिक इतिहास का काला दिन है। हम सब 2024 के लिए आगे बढ़ेंगे। राउत ने कहा, यूसीसी की आज पहली बैठक है, पहले ड्राफ्ट आने दे, उसके बाद देखेंगे। अगर समाज और राष्ट्र के हित में है तो यूसीसी पे चर्चा करेंगे। इससे पहले राउत ने कहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसे होने वाला है। जल्द ही सीएम एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए 16 विधायक आयोग करार दिए जाएंगे और कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र को दूसरी मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा। राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि इस खेल को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का जिम्मा उठाया है, उन्हें अपने तरीके से चलने दें। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा था कि मेरे शरद पवार से बात हुई। उन्होंने कहा, मैं मजबूत हूं और हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ सब कुछ फिर से बनाएंगे। हाँ, लोग इस पर जुए को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि अरिजीत पवार ने 2019 के बाद तीसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र में अचानक सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल गया है। इस बार में रविवार की सुबह तक महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से चुप्पी थी और अचानक से ये सियासी तूफान आ गया। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में किया जाएगा, लेकिन अब इस मीटिंग को टाल दिया गया है। संसद सत्र के कारण 13-14 जुलाई को होने वाली इस मीटिंग को टाल दिया गया है। साथ ही इसे टालने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि कर्नाटक और बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस कारण कई विपक्षी दलों के कई नेताओं का इस मीटिंग में आना मुश्किल है। हालांकि अब यह मीटिंग कब होगी, इस बाबत किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। एनसीपी में आई टूट के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके लिए वे आज शामिल दिल्ली पहुंचेंगे। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के नेता भी प्रतिपक्ष के नाम भी चर्चा होगी। विपक्ष दलों को एक साथ रखने की चुनौती के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों विपक्षी की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में करीब 15 विपक्षी दलों के नेता भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी व राहुल गांधी तक भाजपा को हराने को लेकर हुंकार भरी थी। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में हुए उठापटक से सियासी गणित बदल दी है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भाजपा और शिवसेना सिंह गुट का साथ पकड़ लिया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में अजित पवार बतौर डिप्टी सीएम काम करेंगे। देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में राजधानी दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। कहीं कुछ राज्यों में बारिश हो रही है तो कहीं अभी भी मानसून नहीं आया है। राजधानी दिल्ली में मानसून के दस्तक देने के बाद भी लोगों को उमस और गर्मी से राहत नहीं मिली है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली, लेकिन कल दोपहर के बाद फिर धूप निकली और लोगों को गर्मी तथा उमस की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही एनसीआर में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली राजधानी का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार यानी आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जुलाई तक मौसम में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। मानसून का असर देश में कई राज्यों में देखने को मिल रहा। इस कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण यहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और पर्यटक को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। यूपी में कई दिनों में रुक रुक कर जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। सोमवार यानी आज के दिन राजधानी लखनऊ में भी बारिश देखने को मिली। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून के दस्तक देने के बाद से तापमान में गिरावट आई है। संभावना बताई जा रही है कि 8 जुलाई तक राज्य के अलग अलग जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 5 जुलाई को भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि 6 और 7 जुलाई को भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। वहीं 8 जुलाई को पश्चिम यूपी में गरज चमक के साथ अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने राज्य में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने महाराष्ट्र में 5 जगहों पे की छापेमारी। ये छापेमारी अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। राज्य में एनआईए ने 5 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी एनआईए के आईएसआईएस को लेकर मिल रही जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुंबई और पुणे के 5 ठिकानों पे छापेमारी की। एनआईए ने आज मुंबई में 2 जगह, भिवंडी से 2 और पुणे में 1 जगह पर छापेमारी की। ये छापेमारी अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार एनआईए ने 28 जून को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहने वाले एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस व्यक्ति का आरोप था कि ये शख्स आईएसआईएस के संपर्क में है। प्रधानमंत्री हाउस के ऊपर उड़ता दिखाई दिया ड्रोन। मामले की जांच में जुड़ी पुलिस। सुबह 5 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी दिल्ली पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने देखा तो ड्रोन नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री हाउस के ऊपर ड्रोन उड़ने की खबर सामने आई है। सुबह 5 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने देखा तो ड्रोन नहीं दिखाई दिया।
दरअसल पीएम हाउस नो फ्लाइंग जोन के तहत आता है। ऐसे में पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि आखिरी नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कौन उड़ा रहा था या फिर ये ड्रोन इस इलाके में कैसे पहुंचा। हालांकि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, आसपास के इलाकों में गहन तलाशी ली गई, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।